अभी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी जो परफॉर्म की है उससे न्यूटन का पहला कानून हरकत हमारी समझ में आता है। इस लेक्चर को आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साइंटिफिक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। वो साइंटिफिक कंसेप्ट्स और वो इक्वेशंस जो आपको किताब में पढ़ने के बाद पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, उस एक्टिविटी में हमने देखा कि सिक्का ग्लास के अंदर गिर गया। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही हमने उंगली से ज़रब लगाई पुट्ठे पर, वो पुट्ठा आगे चला गया, उसी के साथ सिक्का भी आगे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, बल्कि सिक्का ग्लास के अंदर गिर गया और पुट्ठा आगे को चला गया, जिससे ये पता चलता है कि सिक्का अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं था। इसी को जमूद का कानून भी कहते हैं और इसी को न्यूटन का पहला कानून हरकत भी कहते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले देख चुके हैं। आइए अब न्यूटन के पहले कानून हरकत के बयानिए को, स्टेटमेंट को समझने से पहले मुतवाज़ुन और गैर मुतवाज़ुन क़ुव्वतों का तसव्वुर समझेंगे। देखिए, किसी एक ही जिस्म पे अगर दो जानिब से अलग अलग क़ुव्वतें मसावी मिक़दार की लगाई जाएं तो वो जिस्म उसी जगह पे रहेगा, वो हरकत नहीं करेगा वो। ठीक है, लेकिन किसी एक जानिब की क़ुव्वत अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जिस्म उसी जानिब को हरकत करेगा। यानी पता ये चला कि अगर एक ही जिस्म पे बैलेंस्ड फोर्सेस यानी मुतवाज़ुन क़ुव्वतें अमल करें तो वो जिस्म अपनी जगह रहेगा, कायम रहेगा। लेकिन अगर उस पर गैर मुतवाज़ुन क़ुव्वत अमल करे तो वो जिस्म हरकत करेगा। पता ये चला कि किसी जिस्म को हरकत में लाने के लिए उस पर गैर मुतवाज़ुन क़ुव्वत यानी अनबैलेंस्ड फोर्स का अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम न्यूटन का पहला कानून हरकत का बयानिया समझते हैं कि किसी जिस्म पर अगर बैरूनी यानी बाहरी गैर मुतवाज़ुन क़ुव्वतें अमल ना करें तो वो जिस्म जो साकिन है वो साकिन रहेगा, और जो हरकत कर रहा है तो उसी रफ्तार से हरकत करता रहेगा। आइए अब हम न्यूटन का दूसरा कानून हरकत समझने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसे गौर से देखिए। दो गेंदें, एक प्लास्टिक की और एक रबर की। तेजी से देखिए, हमने पहली सिचुएशन में एक प्लास्टिक की यानी हल्की गेंद और एक रबर की यानी वजनी गेंद एक एक से हवा में उछाल के उसे पकड़े। आपको रबर की गेंद पकड़ने में ज़्यादा क़ुव्वत का सामना करना पड़ेगा बमुकाबला प्लास्टिक की गेंद के। उसकी वजह यह है कि रबर की गेंद की कमियत ज़्यादा है और प्लास्टिक की गेंद की कमियत कम है। पता ये चला कि आपको आपके हाथ पे जो ज़रब लगेगी वो इस बात पर मुनहसिर है कि वो शय कितना कमियत रखती है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में हमने एक ही गेंद को यानी प्लास्टिक की गेंद को पहले धीरे से फेंका और उसके बाद दूसरी सिचुएशन में उसको तेज़ी से फेंका। अब आप देखिए, एक ही शय को अगर आप आहिस्ता से फेंकें तो आपके हाथ पे ज़रब कम लगेगी, लेकिन तेज़ी से फेंकने के बाद आपके हाथ पे ज़रब ज़्यादा लगेगी। पता ये चला कि किसी भी शय के टकराव या ज़रब या मारने की जो सलाहियत होती है वो उसकी कमियत पर मुनहसिर होती है। और दूसरी सिचुएशन में हमने देखे कि एक ही शय है लेकिन उसकी रफ्तार कम या ज़्यादा हो जाए तो भी उसका जो है ज़रब लगाने की खासियत कम या ज़्यादा हो जाती है। यानी पता ये चला कि रफ्तार पर भी मुनहसिर होती है। इसी को म्यार हरकत कहते हैं, इंग्लिश में मोमेंटम। म्यार हरकत को अंग्रेज़ी के हुर्फ पी से ज़ाहिर किया जाता है और ये कमियत और रफ्तार दोनों का हासिल ज़रब होती है। म्यार हरकत किसी शय में होता ही उस वक्त है जब वो शय हरकत करे। अगर कोई शय हरकत ना करे, चाहे वो कितनी ही वज़नी हो, 1000 कुंटल की भी अगर कोई चीज़ है लेकिन वो साकिन हालत में है, उसकी रफ्तार ज़ीरो है, तब उसका म्यार हरकत कितना होगा। आप देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ करो कि वो शय जो है 1000 किलोग्राम की है, ठीक है, लेकिन उसकी रफ्तार जो है ज़ीरो है, तो उसका म्यार हरकत कितना रहेगा। m/v = 1000 = 0। ठीक, इससे ये पता चलता है कि किसी भी शय का म्यार हरकत उसकी कमियत के साथ ही साथ उसकी रफ्तार पर भी मुनहसिर होता है। ठीक है, और इन दोनों का हासिल ज़रब यानी कमियत और रफ्तार, इन दोनों का हासिल ज़रब म्यार हरकत कहलाता है। म्यार हरकत क़ुव्वत की वजह से होता है, इसलिए ये एक सिमती मिक़दार है। एसआई निज़ाम में इसकी इकाई क्या है हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, म्यार हरकत जो होता है ये कमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब होता है। कमियत की इकाई क्या है, किलोग्राम। ठीक है, और रफ्तार की इकाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से म्यार हरकत का
जो यूनिट है यानी इकाई वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, एसआई निज़ाम में। ठीक है, ये एसआई निज़ाम इस वक्त दुनिया भर में राइज है। ठीक है, दुनिया भर के साइंटिस्ट गालिबन 1960 में एक जगह जमा हुए और उन्होंने ये तय किया कि अलग अलग मुल्कों में अलग अलग यूनिट्स चलती हैं। कोई लंबाई को अलग तरीके से नापता है, कोई अपने कमियत को, वज़न को अलग तरीके से नापता है। तो साइंटिस्ट ने मिलकर ये तय किया कि पूरी दुनिया में एक मजमूई तौर पे एक इकाई को नाफिज कर दिया जाए, एक निज़ाम को नाफिज कर दिया जाए, जिससे तमाम तबई मकदारें, चाहे वो मुरक्कब हों चाहे वो बेसिक हों, सभी को एक सिस्टम के तहत नापा जाए और उसे सारी दुनिया में राइज कर दिया जाए। तभी से एसआई सिस्टम दुनिया में राइज है। अब देखिए, फ़र्ज़ कीजिए एक जिस्म जिसकी कमियत m है, u रफ्तार से हरकत कर रहा है, लेकिन इसे क़ुव्वत दी गई, तब t वक्त के बाद उसकी रफ्तार v हो गई। अब हम देखते हैं कि उस जिस्म का इब्तिदाई मेयार हरकत, उसकी कमियत ज़रब उसकी रफ्तार, देखिए इब्तिदाई रफ्तार u थी, इसलिए उसका इब्तिदाई मेयार हरकत mu रहेगा। ठीक है, और इंतहाई में मेयार हरकत mv रहेगा। इसके मेयार हरकत में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई, यानी कितना चेंज हुआ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो इंतहाई यानी आखिरी का मेयार हरकत है उसमें से इब्तिदाई मेयार हरकत को मनफी कर देंगे। अब इसकी अगर शरह, इसकी रफ्तार मालूम करना है हमको कि मेयार हरकत में तब्दीली की जो शरह थी, वो रफ्तार थी, वो क्या है, तब इसको हमें टाइम से यानी वक्त से डिवाइड करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक दो स्टेप्स छोड़ दी गई हैं और डायरेक्ट लिखा हुआ है आपकी बुक में। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो। तो वो जो स्किप की हुई स्टेप्स हैं वो यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। अब आप देखिए कि इसको हम जो है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये क्योंकि दो बार आया है इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, और ये टी जैसे कि वैसे। ठीक है, देखिए, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं कि ये जो है v मनफी u बटे टी, ये इसरा का ज़ाब्ता है, इसरा का, जिसे a से ज़ाहिर किया जाता है, इसलिए हम इसकी जगह पे a लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे मेयार हरकत की तब्दीली की शरह ये आ चुकी है, कमियत ज़रब इसरा। ठीक है, लेकिन अब न्यूटन के क़ानून हरकत के मुताबिक अमल करने वाली जो क़ुव्वत होती है ये F, वो मेयार हरकत की तब्दीली की शरह के रास्त तनासुब में होती है। तो इस तरह से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, इसको अगर एक मुस्तकिल k से ज़रब दे दिया जाए तो ये मसावात में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन k अगर 1 हो तब देखिए ये जो क़ुव्वत होगी वो कितनी होगी, F मसावी है ma। इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे डिराइव हो रहा है, अखज़ हो रहा है कि क़ुव्वत जो होती है, अमल करने वाली क़ुव्वत, वो कमियत और इसरा उन दोनों का हासिल ज़रब के बराबर होती है। चलिए, अब आपको पेज नंबर 14 पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्पेशल बॉक्स में कि क़ुव्वत जो है एक सिमती मकदार है, उसकी इकाई MKS निज़ाम में या MKS या एसआई सिस्टम में न्यूटन है इसकी इकाई। ठीक है, न्यूटन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि न्यूटन आखिर होता कितना है। तो उसकी वजाहत यहाँ पे दी हुई है कि 1 किलोग्राम की शय है, उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड का इसरा पैदा करने के लिए जितनी क़ुव्वत दरकार होती है, उतनी क़ुव्वत को 1 न्यूटन क़ुव्वत कहते हैं। और CGS निज़ाम यानी छोटा निज़ाम जिसे कहा जाता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS निज़ाम इस तरह से होता है फुल फॉर्म, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें जो है न्यूटन है और CGS निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई डाइन है। ये छोटी इकाई है। डाइन यानी 1 ग्राम की शय को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसरा देने के लिए जितनी क़ुव्वत दरकार होती है, उस क़ुव्वत को डाइन कहते हैं। ठीक है, और उसी सफ़ा नंबर 14 पर आपको आइए दिमाग पर जोर दें के तहत एक सवाल पूछा हुआ है कि खिलाड़ी जब लॉन्ग जंप या हाई जंप मुकाबले में हिस्सा लेते हैं तब उनके लिए एक नर्म रेत बिछाई जाती है, इसकी वजह क्या है। तो अब आप देखिए कि वो जब नर्म रेत पर छलांग लगा के कूदते हैं उस पर, तो रेत जो है, रेत पर टच होने के बाद आहिस्ता 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 जो है अंदर धंसते हैं और उनकी रफ्तार 0 होने तक यानी मुकम्मल तौर पर रुकने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, 1 या 2 सेकंड लगते हैं।
ठीक है। तो उनका जो मेयार हरकत है वो इसलिए कम हो जाता है कि उनकी जो रफ्तार है वो आहिस्ता 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 ज़ीरो होती है, ठीक है। इसलिए उनके मेयार हरकत में कमी आ जाती है और उनको चोट लगने का जो है खदशा नहीं होता। ठीक उसी तरह से आप देखिए कि आप क्रिकेट का गेंद कैच लेते वक्त आप उसको जो है बिल्कुल हाथ ऐसे सीधे टाइट रखें और कैच लें तो आपको वो मार ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैच को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हाथ को नीचे लेते हुए करें तो आपको मार कम लगता है। ये भी उस मिसाल से वाज़े होता है। आइए बच्चों, अब न्यूटन के तीसरे कानून हरकत को एक छोटी सी सरगर्मी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको सफ़ा नंबर 14 पे दी हुई है। देखिए ये हवा भरा हुआ गुब्बारा है, ठीक है। इसे छोड़ने पर ये तेज़ी से आगे की सिमत बढ़ गया, ठीक है। हमने न्यूटन के पहले और दूसरे कानून में क़ुव्वत और क़ुव्वत के असरात का मुताला किया है। लेकिन देखिए कायनात में क़ुव्वत हमेशा तन्हा हालत में नहीं रहती है, क़ुव्वत हमेशा जोड़ में होती है, ठीक है। एक जिस्म पे अगर एक क़ुव्वत लगाई जाए तो वो जिस्म उतनी ही मिकदार की क़ुव्वत दूसरे जिस्म पे लगाता है। तो क़ुव्वतें हमेशा जोड़ की हालत में होती हैं। आप देखिए गुब्बारे के अंदर हवा भरी गई और जैसे ही उसको छोड़ा गया तो तेज़ी से हवा पीछे की जानिब निकली, लेकिन हवा ने बाहर निकलते वक्त उतनी ही क़ुव्वत गुब्बारे पर लगाई, जिसकी वजह से गुब्बारा तेज़ी से आगे बढ़ गया। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसे रॉकेट की एग्जांपल है। रॉकेट में गर्म गैसें बहुत प्रेशर से नीचे की तरफ फेंकी जाती हैं, लेकिन वो गैसें नीचे जाते वक्त उतनी ही क़ुव्वत रॉकेट के ऊपर की जानिब लगाती है, जिसकी वजह से रॉकेट बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। और गोली दागते वक्त पिस्तौल पीछे की जानिब धकेली जाती है। क्यों? कि गोली बहुत रफ्तार से आगे निकलते वक्त उतनी ही कदर की क़ुव्वत पिस्तौल पे पीछे की जानिब लगाती है, जिसकी वजह से पिस्तौल पीछे की जानिब हरकत करती है। इससे हमको न्यूटन का तीसरा कानून हरकत समझ में आता है कि हर अमल का रद्द-ए-अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है। आप शॉर्टकट में समझना चाहें तो हर अमल का जो रद्द-ए-अमल है, जैसे अमल किया जाए इस पर, ये इसको ऐसे ज़रब दी जाए, ठीक है। हर अमल का रद्द-ए-अमल, ये भी रद्द-ए-अमल करेगा, ये पेन भी हाथ पे पीछे की जानिब, ठीक है। मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है। तो दो क़ुव्वतें, ठीक है। अब ये दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे का असर ज़ायल नहीं करती, वो इसलिए कि ये दोनों क़ुव्वतें अलग अलग जिस्मों पर लगाई जाती हैं। जैसे एक दीवार पे के सामने आप कुर्सी पे बैठ गए और दीवार को पैर से ऐसे धकेलें, ठीक है, तो आप पीछे की जानिब धकेले जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब आप दीवार को आगे की जानिब धकेलते हैं तो दीवार भी आपको उतनी ही क़ुव्वत से पीछे की जानिब धकेलती है, ठीक है। लेकिन चूंकि दीवार बहुत मजबूत है इसलिए वो आगे नहीं जा सकती, आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो आप दीवार पे क़ुव्वत लगा रहे हैं और दीवार आपके ऊपर क़ुव्वत लगा रही है उतनी ही मिकदार की, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जिस्मों पे क़ुव्वत अमल कर रही हैं, इसलिए ये एक दूसरे के असर को ज़ायल नहीं करती। के बाद आपको उसी सफ़ा नंबर 14 पर आइए दिमाग पर जोर दें के तहत एक छोटा सा सवाल पूछा हुआ है, गेंद को बल्ले से मारते वक्त बल्ले की रफ्तार कम क्यों हो जाती है, ठीक है। तो जब गेंद को बल्ले से तेज़ी से मारा जाता है तो गेंद उतनी ही मिकदार की क़ुव्वत बल्ले पर लगाती है, लेकिन उसकी मुखालिफ जानिब, जिसकी वजह से बल्ले की जो रफ्तार है वो गेंद के टकराने के बाद कम हो जाती है। ये इसकी साइंसी तौजीह है। चलिए अब न्यूटन के तीसरे कानून हरकत का ही एक ज़िम्नी कानून है, कानून बक़ाए मेयार हरकत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसे समझने के लिए यहाँ पे इस मिसाल पर गौर कीजिए। एक जिस्म ए है, उसकी कमियत m1, इब्तिदाई रफ्तार u1, उसका जो इब्तिदाई मेयार हरकत होगा वो उसकी कमियत और रफ्तार दोनों के हासिल ज़रब के बराबर होगा। ये उसका इब्तिदाई मेयार हरकत m1 u1। अब जो है ये दूसरा जिस्म b, उसकी कमियत m2, इब्तिदाई रफ्तार u2, उसका जो इब्तिदाई मेयार हरकत है वो m2 u2। अब वो दोनों जिस्म एक दूसरे से टकराए यानी तसादुम हुआ, तब इस पर f1 क़ुव्वत अमल करी और b जिस्म पे f2 क़ुव्वत अमल की, ठीक है। उस क़ुव्वत के असर से उसकी जो आखिरी रफ्तार है जिस्म a की वो v1 हो गई और जिस्म b की आखिरी रफ्तार v2 हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो आखिरी मेयार हरकत होगा वो m1 v1 और जिस्म b का आखिरी मेयार हरकत होगा m2 v2। इसमें जो इसरा पैदा होगा क़ुव्वत के असर से वो a1 और b जिस्म पर a2, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए -f1 इज इक्वल टू f2, क्योंकि न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की वजह से हमें समझ में आ गया कि ये जो दोनों क़ुव्वतें अमल कर रही हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। देखिए मुखालिफ सिमत में हैं और मसावी मिकदार की हैं, ठीक है। इस पे से हमने यहाँ पर f1 इज इक्वल टू f2 नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है। वो इसलिए नहीं लिख सकते
कि ये दोनों क़ुव्वतें मसावी ज़रूर हैं लेकिन इनकी सिमतें मुखालिफ सिमत में हैं, इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि -F1 इज़ इक्वल टू F2। अब देखिए, अब न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के तहत इसका हम ज़ाब्ता नीचे लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू m में, ये ज़ाब्ता हमको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा A2, ठीक है। लेकिन इसका भी ज़ाब्ता हमको मालूम है कि V-U/T है, तो यहाँ पर A1 की बजाय इसका जो इसरा है उसका ज़ाब्ता यहाँ पर लिखेंगे हम। देखिए, सिर्फ इस A1 की जगह पे -M V-U/T, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे जो A2 की कीमत है इसके हिसाब से आएगी, इसी की जो इब्तिदाई रफ्तार है, इसी की आखिरी रफ्तार है, उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। अब इसको दो मसावत के जो दोनों तरफ़ैन हैं उसको अगर T से ज़रब दे दिया जाए तो ये जो T है ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम, यानी कि M1 का ज़रब करेंगे V से भी और -U से भी, और M2 का ज़रब करेंगे V2 से भी और -U2 से भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट को खोलेंगे, देखिए M1 U1, ठीक है, मसावी M2 V2 मनफी M2 और V2 का। अब देखिए, यहाँ पे हम मसावत के ये इसको सिर्फ ये इसको -M1 V1 को मसावत की उस जानिब लेके जाएंगे, ठीक है, इस जानिब। तो ये मनफी का है तो उधर जाने के बाद मुस्बत का हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला, इसको मसावत की इस जानिब लेके आएंगे, जिसकी वजह से ये मुस्बत का हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगली स्टेप किस तरह से हो जाएगी ये देखिए। यहाँ पे अब क्या बचा है, M1 U1, ठीक है। ये मसावत की उस जानिब चला जाएगा तो ये मुस्बत में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, M2 V2, ये वाला मसावत की दूसरी जानिब ले जाने पे ये हो जाएगा मुस्बत का। और ये जो है हमारी मसावत अखज़ हो गई है, देखिए, ठीक है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये जिस्म A की इब्तिदाई मियार हरकत है, ये जिस्म B की इब्तिदाई मियार हरकत है, ये जिस्म A का आखिरी मियार हरकत है, ये जिस्म B का आखिरी मियार हरकत है, ठीक है। पता ये चला टकराव के बाद, तसादुम के बाद दोनों जिस्मों का जो मियार हरकत है वो कायम रहा। देखिए, इसको इस तरह से बयान किया जाता है, दो अजसाम अगर एक दूसरे से टकराएं यानी तसादुम हो जाए उनमें, ठीक है, तो उनका कुल मियार हरकत बाकी रहता है, मुस्तकिल रहता है, वो तब्दील नहीं होता। इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह से बयान किया जा सकता है, दो अजसाम के तसादुम में तसादुम से पहले का कुल मियार हरकत और तसादुम से बाद का कुल मियार हरकत दोनों मसावी होते हैं। देखिए, ये तसादुम से पहले का कुल मियार हरकत है दोनों जिस्मों का, A और B, ये तसादुम से पहले का कुल मियार हरकत है, ठीक है। वो किसके मसावी है, तसादुम से के बाद कुल मियार हरकत के मसावी है, ठीक है। ये दोनों जिस्मों का कुल मियार हरकत है, ठीक है, तसादुम से पहले का, तसादुम से बाद का, ठीक है, और दोनों भी मसावी हैं। ये न्यूटन के तीसरे क़ानून का एक ज़िम्नी क़ानून है जिसे कहते हैं क़ानून बक़ाए मियार हरकत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सबक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें रियाजियाती और इबारती सवालात जो मश्क में दिए हुए हैं वो, और उसके अलावा भी कोई इजाफी सवालात अगर आप महसूस करते हैं कि उनको भी सॉल्व किया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उन सवालात को या उनमें से चुनिंदा सवालात को यहाँ पे हल करके बताने की कोशिश की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मेरी ये गुजारिश है कि आप दूसरे बच्चों के फ़ायदे के लिए इस लेक्चर को दूसरों से शेयर कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।